हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है विदरिंग एंड डेनुडेशन। तो विदरिंग क्या होती है और ये डेनुडेशन होता क्या है? वैसे तो पढ़ा है आपने क्लास 6-7 में, लेकिन फिर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। बच्चों, क्या आपको पता है कि अर्थ बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं है। अर्थ का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, जिसे हम क्रस्ट बुलाते हैं, वो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, और इसके बदलने के जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत अलग अलग हैं। कुछ अंदर के प्रोसेसेस मतलब इंटरनल फोर्सेस, और कुछ बाहर के प्रोसेसेस यानी कि एक्सटर्नल प्रोसेसेस। इंटरनल प्रोसेसेस जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, तो टेक्टोनिक प्लेट्स डांस करती हैं और ये हमारे लैंडफॉर्म्स को बदल देती हैं। दूसरा, अब अंदर ही तोड़ मरोड़ नहीं चल रही है, बल्कि अर्थ के बाहर भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे कि डेनुडेशन है, डेपोजिशन है। ये हमारे लैंडफॉर्म, जैसे हमारे माउंटेन्स, हमारे प्लेन्स, हमारे प्लेटूज, इन सबको बदलती रहती है। तो जिस लैंड के ऊपर आज हम खड़े हैं, जो भी लैंड फॉर्म्स हम देख रहे हैं, ये धीरे धीरे अर्थ ने अपने अंदर चेंजेस किए हैं। जैसे हमारा घर होता है, हम अपने घर की सेटिंग बदलते रहते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही अर्थ भी अपनी सेटिंग को बदलती रहती है। तो आज इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसी इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अर्थ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेसेस की वजह से। इंटरनल प्रोसेसेस जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म, जैसे कि माउंटेन्स, वैलीज एंड प्लेटूज। दूसरा, एक्सटर्नल प्रोसेसेस जैसे कि विदरिंग, डेनुडेशन एंड डेपोजिशन, ये दे आर बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। दे शेप एंड मॉडिफाई द लैंडफॉर्म्स ओवर टाइम। और ये जो प्रोसेसेस हैं, ये साथ में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी लेकर आते हैं हमारे अर्थ के ऊपर। मतलब जो आज भी हमारी अर्थ है ना, ये ऐसी नहीं थी शुरू से, ये बदली है। विद टाइम यहाँ पर बदलाव होते रहे हैं, चेंजेस आती रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें चैप्टर के नाम के मीनिंग समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहला वर्ड है विदरिंग। विदरिंग क्या होती है? तो चलो विदरिंग समझते हैं। तो विदरिंग का मतलब होता है, अब देखो हमारी जो अर्थ है ना, ये कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड है। कभी बहुत गर्म हो जा रही है, कभी बहुत ठंडी हो जा रही है, कभी बर्फ जम जा रही है, कभी इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जा रहा है, गर्म टेम्परेचर, कि हमारी अर्थ ना हर तरह के एनवायरनमेंट, हर तरह के क्लाइमेट से एक्सपोज्ड है। तो ये जो अर्थ का सरफेस होता है ना, इन्हीं एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की वजह से अर्थ के ऊपर रॉक्स जो हैं वो टूटती रहती हैं। इन्हीं प्रोसेसेस है, जैसे बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, या फिर फ्रोजन कंडीशंस, या फिर मेल्टिंग कंडीशंस। तो इन कंडीशंस की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा अर्थ ब्रेक होता रहता है। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये हमारी अर्थ को तोड़ते रहते हैं, और विदरिंग वही होता है। विदरिंग इज बेसिकली द डिसइंटीग्रेशन एंड डीकॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इन सीटू वेयर दे आर। इन सीटू मतलब जहां पर है, अगर मान लो ये पत्थर है, ठीक है, यहाँ पर एक पत्थर है, तो इस पत्थर का यहीं पर टूटना इज इन सीटू डिग्रेडेशन एंड डीकॉम्पोजिशन। इसी जगह पर इसका टूटना इज इन सीटू डिसइंटीग्रेशन एंड डीकॉम्पोजिशन, और इस प्रोसेस को हम विदरिंग बुलाते हैं। याद रखना, यहाँ पर पत्थर टूट रहे हैं अपनी जगह पर, टूट रहे हैं, डिके हो रहे हैं अपनी जगह पर, कहीं जा नहीं रहे। तो बेसिकली ये एक तरह का स्टैटिक प्रोसेस है। बात समझ आ गई? अब इन दोनों में, अब देखो वर्ड एक और था, क्या वर्ड था? एक और वर्ड था डेनुडेशन। यही पढ़ा था ना, विदरिंग एंड डेनुडेशन, चैप्टर का नाम यही है। डेनुडेशन का मतलब होता है कि पत्थर टूट रहे हैं और अब ये टूट के कहीं और चले जा रहे हैं। समझ गए? तो दिस इज अ D फॉर डेनुडेशन एंड D फॉर डायनामिक। सो दिस इज अ डायनामिक
process. So the nature of process, this is a static process जहाँ पर किसी भी तरह की मटेरियल की कोई मूवमेंट नहीं है. These are different from denudation which is dynamic, involves मूवमेंट. तो ये डिफरेंट है डेनुडेशन से जो कि एक डायनामिक प्रोसेस है जहां पर पत्थर मूव कर रहे हैं, अपनी जगह से उठकर कहीं और जा रहे हैं. इंपॉर्टेंस, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड अ वाइटल नेचुरल रिसोर्स फॉर लाइफ. ठीक है, ये सॉइल के बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर पत्थर नहीं टूटेंगे सॉइल नहीं बनेगी. तो विदरिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ विदरिंग. अब विदरिंग अलग अलग तरह की है, फिजिकल या मैकेनिकल, मतलब फिजिकली पत्थर टूट गया, ठीक है. केमिकल मतलब किसी केमिकल की हेल्प से अब विदरिंग हो गई. देन बायोटिक एंड और बायोलॉजिकल, मतलब यहाँ पर प्लांट और एनिमल्स का रोल रहता है पत्थर टूटने में. तो हमने चैप्टर सॉइल पढ़ा है, सॉइल का बनना पढ़ा है ना, उसमें हमने विदरिंग टर्म भी पढ़ी है. तो आई होप आपको ये रिकॉल हो रहा होगा. लेकिन याद रखना इस चैप्टर में हम एक स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे हर एक चीज़ में. तो शुरू करते हैं फिजिकल और मैकेनिकल विदरिंग से. चलो बात करते हैं फिजिकल और मैकेनिकल विदरिंग की. सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय नेचुरल एजेंट्स. तो मतलब धूप, छाँव, पानी, हीट, फ्रॉस्ट, विंड, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, इनकी वजह से ना किसी भी तरह से रॉक्स टूट जाती हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं. और ये सब नेचुरल फोर्सेस है, मतलब हम आके हथौड़े से नहीं मार रहे हैं. नेचुरली जब ये होता है तो उसे हम फिजिकल और मैकेनिकल विदरिंग बोलते हैं. सो नो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स. अब हो क्या रहा है कि इसमें सिंपली, जैसे मान लो ये एक रॉक है, अब ये सिंपली ये रॉक टूट गई, बस इतना ही होता है फिजिकल और मैकेनिकल विदरिंग. एक रॉक का टूट जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, इसमें किसी भी तरह की कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती है. हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारे रॉक्स होती हैं, रॉक्स में मिनरल्स होते हैं, अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं. तो जब रॉक टूटती है तो वो सिर्फ फिजिकली टूट रही है, उसके सिर्फ टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, उसमें किसी भी तरह से कोई भी चेंज नहीं आता है, मतलब कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन सेम ही रहता है. सो दिस इज मोस्ट इफेक्टिव इन ड्राई एंड एरिड रीजन. सो बेसिकली दिस टाइप ऑफ विदरिंग इज क्वाइट कॉमन इन डेजर्ट्स. ठीक है, कहाँ पर? डेजर्ट्स में. आगे बढ़ो. नाउ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मैकेनिकल विदरिंग. तो मैकेनिकल विदरिंग को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहले एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर. तो जब टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, जैसे कि हाई डाययूरनल रेंज, मतलब डेज बहुत ज़्यादा गर्म हैं और जो नाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी हैं. सो रॉक्स एक्सपैंड बाय डे एंड कॉन्ट्रैक्ट बाय नाइट, और उसे डिसइंटीग्रेशन होते हैं. अब होगा क्या? दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो रॉक्स एक्सपैंड हो जाएंगी. अब रात को क्या हुआ? ठंड हो गई, तो अब ये रॉक्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, फिर से धूप आएगी, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट. बस इसी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से डिसइंटीग्रेशन हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट इज एक्सफोलिएशन. अब एक्सफोलिएशन हम करते हैं ना, स्किन की एक्सफोलिएशन, ठीक है, गर्ल्स को पता होगा. तो हम जो अपर लेयर होती है ना स्किन की, जो डेड स्किन लेयर होती है, हम उसको निकालते हैं. एग्जैक्टली रॉक्स में भी ऐसा ही होता है. सो द रॉक सर्फेसेस पील ऑफ ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. अब इसी एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होने से ये जो बाहर वाली लेयर होती है रॉक्स की, वो पील ऑफ हो जाती है एंड द राउंडेड ब्लॉक्स आर फॉर्म्ड. Correct? So this happens when there is extreme temperature. Now coming on to the nature of rocks. अब hard rocks versus soft rocks. तो soluble rocks versus insoluble rocks. तो ये जो soft और soluble rocks होती हैं, ये जल्दी विदर होती हैं. ठीक है, इनकी विदरिंग काफ़ी जल्दी होती है. ओके, वहीं पर जो थोड़ी मतलब हार्ड होती हैं और इनसॉल्युबल होती है, उनकी विदरिंग स्लो होती है. तो सैंडी सॉइल जो डेजर्ट में होती है, इजीली लिफ्टेड बाय द विंड. क्ले एंड लोम सॉइल जो होती हैं वो रेजिस्ट करती हैं. तो बेसिकली ये हार्ड और इनसॉल्युबल होती हैं. बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स. तो स्ट्रक्चर की बात करें तो अब रॉक्स वर्टिकली अरेंज्ड हैं या हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड हैं. अब देखो, हमने पढ़ा कि एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, तो इनके बीच में ना कुछ
क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। अब जो वर्टिकली अरेंज्ड होती हैं उनमें ज़्यादा क्रैक्स होते हैं एंड दे आर मोर एक्सपोज्ड टू विदरिंग, और इनमें विदरिंग भी फास्टर होती है। कैसे? अब ये कैसी है? ये वर्टिकली अरेंज्ड रॉक्स हैं, इनके बीच में क्रैक्स आ गए। अब तूफान चला, मिट्टी आई, वो इन क्रैक्स में फंस गई, ठीक है। या फिर पानी आया, बारिश हुई, पानी आया, इन क्रैक्स में फंस गया। रात को बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई, ये पानी फ्रीज हो गया, ठीक है। अब फिर से सुबह गर्मी हुई, ये पानी फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो बस इन्हीं ये जो स्टेट चेंज हो रही है एग्जैक्टली और ये जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रही है, इसी की वजह से हमारे रॉक्स विदर होते हैं, ब्रेक होते हैं। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रॉक्स, ये लेस एक्सपोज होती हैं यही पानी को, सॉइल को, तो इसकी वजह से इनमें विदरिंग भी स्लो होती है। कमिंग ऑन टू द फ्रॉस्ट एक्शन, तो ये टेम्परेट रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। तो वाटर क्रैक्स में एंटर कर जाता है, वो फ्रीज हो जाता है, एक्सपैंड करता है और इससे क्रैक्स वाइडन होते हैं। पानी क्रैक्स में गया, रात को फ्रीज हो गया, दिन में एक्सपैंड, दिन में फिर से लिक्विड बन गया। तो वही फ्रीज और एक्सपैंड होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। और ये जो रिपीटेड फ्रीजिंग और थॉइंग होती है, इससे रॉक्स पीसेस में टूट जाती हैं। तो मुझे अभी तक ये बताओ, आपको कोई भी ऐसा स्टेप लगा है या कोई भी ऐसा फैक्टर लगा है जो बहुत डिफिकल्ट है समझने में? बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनोगे, ध्यान से एक बार पॉइंट्स को पढ़ लोगे तो आपको सब इजी लगेगा। एंड लेट मी टेल यू, ये नोट्स आर दिस पीपीटी इज सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स, ठीक है। मैं ये नहीं बोलती बुक मत पढ़ो, बुक जरूर पढ़ो, लेकिन रिवाइज करने के टाइम पे वापस इस पीडीएफ पे आ जाना। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। कहाँ पर? लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ओके, नाउ द एजेंट्स ऑफ मैकेनिकल विदरिंग। तो क्या क्या एजेंट्स हैं? सबसे पहला है विंड। तो ब्लोन सैंड पार्टिकल्स इरोड द रॉक सर्फेसिस। तो जब ये हवा चलती है तो इसके साथ साथ रॉक्स का जो सरफेस है वो इरोड होता रहता है। काफ़ी कॉमन है डेजर्ट्स में। और जो सॉफ्ट रॉक्स इरोड होती हैं, हार्ड रॉक्स वैसी ही रह जाती हैं और इससे मशरूम रॉक्स और ज़्यूजेंस बनते हैं, ठीक है। तो जैसे मशरूम कैसा होता है? ऐसा होता है ना मशरूम, कुछ ऐसा। बिल्कुल ऐसी रॉक्स भी आपको देखने को मिलेंगी, मैं आपको आगे पिक्चर दिखाऊंगी, ठीक है। तो मतलब एक रॉक है, जो सॉफ्ट वाला पार्ट होगा वो विदर हो जाएगा और जो हार्ड वाला होगा वो विदर नहीं होगा। तो ऐसे मशरूम जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। नाउ द स्लोप ऑफ द लैंड। अगर स्लोप स्टीप होगी तो विदरिंग जल्दी होगी, तो विदरिंग फास्ट होगी। अगर यही स्लोप अब जेंटल होगी, देखो अगर स्टीप होगी तो विदरिंग फास्ट होगी, अगर स्लोप जेंटल होगी तो विदरिंग स्लो हो जाएगी। सिंपल है, ओके। नाउ द ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अब कुछ स्पेशल फॉर्म्स हैं मैकेनिकल विदरिंग के, जिसमें सबसे पहला है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अब ये होता है जहां पर वेल जॉइंटेड रॉक्स होते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट। अब क्या होता है कि टेम्परेचर रेंज ना हाई होता है, जैसे 10 to 15 डिग्री या उससे भी ज़्यादा। तो रॉक्स रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में टूट जाती हैं, इसीलिए इसे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन बुलाते हैं। एग्जाम्पल ग्रेनाइट डिसइंटीग्रेशन इन हांगकांग। तो ब्लॉक्स में रॉक्स टूट जाती है, करेक्ट। नेक्स्ट इज द ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन। मतलब अब ये जो डिफरेंशियल हीटिंग होती है मिनरल्स की रॉक्स में। अब एक रॉक है, वो सिर्फ एक तरह के मिनरल से तो बना नहीं है, वो बना है अलग अलग मिनरल्स से। अब अलग अलग मिनरल्स अलग अलग तरह से एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, हीट हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, फिर ठंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो इनका जो रेट ऑफ एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन है ना, हर मिनरल का अलग है और इसकी वजह से भी विदरिंग होती है। सो डार्क मिनरल जैसे कि माइका, वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और वो एक्सपैंड हो जाती है। वहीं पर लाइट मिनरल जैसे कि क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार, ये स्लोली हीट होती हैं। तो यही ऑल्टरनेट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती हैं। सो इफ यू आर आस्क्ड टू राइट अबाउट ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन, तो आप ये पॉइंट्स लिख के इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द केमिकल विदरिंग। तो यहाँ पर सिर्फ रॉक्स टूट नहीं रही हैं, टूट तो चलो रही हैं, लेकिन फिजिकल मीन्स से नहीं टूट रही हैं कि धूप आई, ठंड हुई, उससे या फिर हवा चली और उससे रॉक्स टूट गई। यहाँ पर केमिकल्स का कमाल है।
तो केमिकल विदरिंग, सो डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू केमिकल एक्शन, तो इसमें जो रॉक्स हैं दे आर ऑल्टर्ड और डिसॉल्व्ड, और जो मिनरल्स हैं दे चेंज देयर कॉम्पोजिशन। अब यहाँ पर रॉक्स ऑल्टर भी हो जाती हैं, इवन रॉक्स डिसॉल्व भी हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर केमिकल्स का खेल है, यहाँ पर केमिकल्स का कमाल है। तो मिनरल्स अपनी कॉम्पोजिशन को चेंज कर देती हैं, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स में। तो हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में क्योंकि मॉइस्चर होता है और पानी भी हो, मतलब मॉइस्चर होता है और हीट भी होती है, तो यही मॉइस्चर यानी कि पानी और हीट केमिकल्स या मिनरल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और इनको बदल देते हैं। ये होता है केमिकल विदरिंग। तो अगर इसको हम कंपेयर करें विद द मैकेनिकल और द फिजिकल विदरिंग, तो ये काफी स्लो प्रोसेस है उसके कंपैरेटिवली। एग्जाम्पल जैसे कि आयरन है, जब वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिसे हम रस्ट बुलाते हैं। ऐसा ही होता है ना, लेकिन ये प्रोसेस काफी स्लोली होता है। अब हम बात करते हैं द डिफरेंट प्रोसेसेस जो केमिकल विदरिंग में इन्वॉल्व्ड हैं। सबसे पहला प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन इन एयर एंड वाटर, इट रिएक्ट्स विद मिनरल्स स्पेशली आयरन। तो ऑक्सीजन एयर और वाटर में जो हवा में और पानी में ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करती है मिनरल्स के साथ, स्पेशली आयरन के साथ, और आयरन को ये ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है, जिसे हम बुलाते हैं आयरन ऑक्साइड, जो कि है रस्ट। सो ये वीक और क्रम्बली हो जाता है और इससे चेंज हो जाती है, सो चेंजेस द रॉक कॉम्पोजिशन एंड कलर, और ये रेडिश सॉइल बना देता है या रेडिश सॉइल रीजन्स बना देता है। आगे बढ़ते हैं, नाउ टॉकिंग अबाउट हाइड्रेशन। सो मिनरल्स एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, तो मिनरल्स पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सपैंड करते हैं और चेंज करते हैं कॉम्पोजिशन को। नाउ एग्जाम्पल फ्लेडस्पार, द एल्यूमिनियम सिलिकेट प्लस वाटर। तो फ्लेडस्पार जैसे है, जब ये पानी के कांटेक्ट में आता है, ये एल्यूमिनियम सिलिकेट है बेसिकली, जब ये पानी के कांटेक्ट में आता है तो ये क्ले बना देता है, क्लेविन भी बुलाते हैं, या सैंड रेजिड्यू बना देता है। अब ये वीक, इसकी वजह से रॉक्स वीक हो जाती हैं और वो टूट जाती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं हर एक चीज के, जैसे हाइड्रेशन का फ्लेडस्पार प्लस वाटर है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। कमिंग ऑन टू द कार्बोनेशन, तो कार्बोनेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मिल जाना। तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से जब पानी के साथ मिल जाती है, रेन वाटर के साथ मिल जाती है, तो ये एक वीक एसिड बना देती है, दैट इज कार्बोनिक एसिड। अब यही कार्बोनिक एसिड जब हमारे पत्थरों पे गिरता है, सो इट डिसॉल्व्स लाइमस्टोन एंड चॉक, और वो बना देता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज सॉल्युबल। दिस क्रिएट्स लाइमस्टोन लैंडफॉर्म्स, जिन्हें स्टेलाटाइट्स या फिर स्टेलागमाइट्स भी बुलाते हैं। तो बेसिकली ना ये दोनों ही तरह के लाइमस्टोन के कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म्स हैं। किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के। बस फर्क ये है, ये रूफ की तरफ से बनना शुरू होता है, मतलब रूफ से नीचे को, और स्टेलागमाइट्स जो हैं वो फ्लोर से ऊपर की तरफ को बनना शुरू होते हैं। बस इतना ही फर्क है। ये केव्स में बनते हैं, तो केव्स में स्टेलक्साइट जो है वो ऊपर से नीचे को बनेंगे, और स्टेलागमाइट्स जो है वो केव्स में नीचे से ऊपर की तरफ को बनेंगे। बात क्लियर हो गई। नाउ कमिंग ऑन टू द सॉल्यूशंस। अब रेन वाटर जो है इट्स डिसॉल्व्स सॉल्युबल मिनरल्स इन द रॉक। पानी गिरा रॉक्स के ऊपर, इसने जितने भी मिनरल्स थे जो पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको अपने में मिक्स कर लिया, घोल लिया। सो इट अकर्स इन क्रैक्स, जॉइंट्स एंड क्रिविस। तो बेसिकली जितने भी ये छेद हैं, ये क्रैक्स हैं, इन सब में ये सारा केमिकल मतलब रिएक्शन होता है। सो मिनरल्स डिसॉल्व्ड, जैसे कि रॉक सॉल्ट और जिप्सम, देन दिस कॉजेस द ब्रैकिश वेल वाटर इन सम रीजन्स। तो जब ये मिक्सचर जो है ये अंडरग्राउंड वाटर में जाके मिल जाता है, तो वहां पर पानी ब्रैकिश या सॉल्टी हो जाता है। तो आपने देखा होगा कई अंडरग्राउंड वाटर सॉल्टी होते हैं। द रीजन बीइंग कि ये जो पानी है ये मिक्स हो गया विद द मिनरल्स, और अब इस पानी का जो टेस्ट है वो चेंज हो गया। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल विदरिंग की, मतलब एक ऐसी विदरिंग विच इज कॉज्ड बाय द बायोटिक फैक्टर्स, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस सब लोग आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी रॉक्स ब्रेक हो रही हैं, लेकिन थ्रू मैकेनिकल प्रेशर एंड समटाइम्स द केमिकल एक्शन। तो मतलब
मैकेनिकल एक्शन भी हो रहा है, मतलब मैकेनिकल विदरिंग भी हो रही है और कई बार केमिकल एक्शंस भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें प्लांट्स का रोल देख लेते हैं। अब प्लांट्स में क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो इन्हीं क्रैक्स में या क्रिविस में चली जाती हैं, डीपर चली जाती हैं इन सर्च ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। अब जैसे जैसे रूट्स ग्रो करती रहती है वैसे वैसे वो प्रेशर डालती रहती हैं और वो इन क्रैक्स को और वाइडन करती जाती हैं, इन रॉक्स को और डीपर वाइडन करती जाती हैं और इससे रॉक्स टूट जाती हैं। सम रॉक्स इवन प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड। तो हमने यहाँ पर बात की ना, कई बार केमिकल एक्शन भी होता है। तो ये जो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है ये रॉक्स के मिनरल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है और इससे भी रॉक्स की कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, रॉक्स ब्रेक हो जाती हैं। अब बात करते हैं द रोल ऑफ एनिमल्स। अब जो बरोइंग एनिमल्स होते हैं, जो गड्ढे बना देते हैं इनटू द रॉक्स, सो दे आर रैट्स, रैबिट्स, ये क्या करते हैं, ये सॉइल को, रॉक्स को डिस्टर्ब करते रहते हैं और लूज करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। अब रॉक्स वीक हो जाती हैं, दे आर एक्सपोज टू अदर एजेंट्स ऑफ विदरिंग। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नाउ द रोल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो हम भी कुछ कम है नहीं। ह्यूमन एक्शंस एक्सेलरेट विदरिंग एंड रॉक डिसइंटीग्रेशन। अब कैसे, जैसे हम रोड्स बना रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो इन एक्टिविटी से रॉक्स ज्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं और ये विदरिंग का प्रोसेस और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं द इफेक्ट्स ऑफ विदरिंग। तो विदरिंग का मतलब होता है डिकॉम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स। सो इट ब्रिंग्स कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज द डिस्ट्रक्टिव चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स की ऑफ विदरिंग। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट और जो सॉइल फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप भी माना जाता है वो भी विदरिंग ही है। तो सबसे कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट विदरिंग का देखा गया है क्या, सॉइल फॉर्मेशन। क्योंकि सॉइल होगी तभी एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा तभी हमारा पेट भरेगा। तो एग्जैक्टली तो एग्रीकल्चर के लिए एसेंशियल है सॉइल और सॉइल फॉर्मेशन विदरिंग से ही होती है। एक्सपोजर ऑफ मिनरल्स। तो नए नए मिनरल्स दे बिकम एक्सेसिबल टू ह्यूमन यूज। एग्जाम्पल केमिकल विदरिंग एंड केमिकल विदरिंग से इकोनॉमिकली वैल्यूएबल मिनरल्स हमें मिलते हैं। नेक्स्ट इज द न्यू लैंड फॉर्म्स आर क्रिएटेड। यस, तो कई बार क्या होता है, अब देखो हमने पढ़ा था केमिकल विदरिंग में क्या हो रहा था कि रेन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में मिक्स होके एक वीक एसिड कार्बोनिक एसिड बना रहा था। जब ये कार्बोनिक एसिड रॉक्स के ऊपर गिरता है, वो रॉक्स जो सॉल्युबल होती हैं तो उनको डिसॉल्व कर देता है और डिसॉल्व होने से अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जैसे कई बार केव्स बन जाती हैं, कई बार सिंक होल्स बन जाते हैं। तो इस तरह नए लैंड फॉर्म्स की भी क्रिएशन होती है और इसे हम करास्ट ट्रोपोग्राफी बुलाते हैं। नाउ द बिल्डिंग मटेरियल। सो विदरिंग प्रोड्यूसेस रिसोर्सेज लाइक सीमेंट एंड लाइमस्टोन। तो ये भी विदरिंग से ही होता है। नाउ द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स। सबसे पहला है सॉइल इरोजन। तो मैकेनिकल विदरिंग से बहुत ज्यादा, जैसे तेज तूफान चलेगा तो हवा से उड़ के मिट्टी जो फर्टाइल सॉइल है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, या फिर तेज पानी आएगा, बहुत तेज बारिश होगी तो फर्टाइल सॉइल निकल जाएगी, मतलब बह जाएगी। सो दिस कॉजेज द लॉस ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल और एग्रीकल्चर अफेक्ट होता है। नेक्स्ट लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स माउंटेनियस एरियाज में होते हैं। विदरिंग से जो स्लोप्स हैं वो वीक हो जाती हैं और स्लोप फेलियर हो जाता है। नाउ द लॉस ऑफ फर्टिलिटी। तो जैसे हमने बात की कि केमिकल विदरिंग डिसॉल्व हो जाती है, केमिकल विदरिंग से डिसॉल्व हो जाते हैं जो भी सॉल्युबल रॉक्स होते हैं। सो सॉल्युबल सॉइल कंपोनेंट्स होते हैं, सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल एंड फार्मिंग इम्पैक्ट होती है। नाउ कमिंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म डेनुडेशन, जिसका मतलब होता है लाइंग बेस। ठीक है, अब समझो होता क्या है। अब हमने देखा है कि कंटिन्यूअस एक प्रोसेस होता है जिसमें अर्थ की ना वेयरिंग एंड टेयरिंग चलती रहती है बाय द नेचुरल फोर्सेस, जैसे कि धूप है, हवा है, पानी है, इन सब से। सो दिस लीड्स टू रिडक्शन इन एलिवेशन एंड रिलीफ ऑफ
लैंड फॉर्म्स, राइट। अब इससे क्या होता है कि एलिवेशन कम होती रहती है, जो लैंड फॉर्म्स हैं वो बदलते रहते हैं। सो एजेंट्स लाइक विंड, वेव्स, रिवर्स एंड ग्लेशियर्स दे मूव लार्ज अमाउंट ऑफ द मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह को। इवन हार्ड रॉक्स भी विद टाइम क्रम्बल हो जाते हैं और वो डिके हो जाते हैं इन सारे नेचुरल फोर्सेस के एक्शन से। अब जो नेचर होता है डेनुडेशन का वो एक डायनामिक प्रोसेस होता है, जैसे कि विदरिंग की तरह स्टैटिक नहीं होता, जैसे हमने डिस्कस किया था। ये टू फोल्ड नेचर होता है, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब कि रॉक्स जो हैं वो टूटेंगी और वो सरफेस को तोड़ मरोड़ देंगी, राइट। दूसरा कंस्ट्रक्टिव ये कि जब ये जो भी विदर्ड चीजें हैं ये डिपॉजिट होंगी कहीं और जगह जाकर, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एक नया लैंड फॉर्म क्रिएट होगा। तो इस तरह एक जगह तोड़ेंगे और दूसरी जगह कुछ कंस्ट्रक्टिव करेंगे, कुछ बनाएंगे। सो दैट इज डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव डेनुडेशन। इट इन्वॉल्व्स बोथ डिसइंटीग्रेशन एंड डीकॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। अब अगर आपको ये मुश्किल लगता है समझना डिसइंटीग्रेशन और डीकॉम्पोजिशन, तो एक सिंपल सी चीज याद रखो। डिसइंटीग्रेशन मतलब फिजिकल विदरिंग, जहां पर चीजें टूट रही हैं, ठीक है। और डीकॉम्पोजिशन जहां पर इनका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, दैट इज डिसइंटीग्रेशन। मतलब फिजिकल विदरिंग भी हो रही है और केमिकल विदरिंग भी हो रही है। आगे बात करते हैं, डेनुडेशन इज कैरिड आउट इन 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस में डेनुडेशन होती है। सबसे पहली विदरिंग, जो सॉइल फॉर्मेशन का भी फर्स्ट स्टेप है। विदरिंग में नेचुरल ब्रेक डाउन हो रहा है रॉक्स का बाय हीट, कोल्ड विंड, रेन वाटर एंड फ्रॉस्ट। उसके बाद अब एक बार ये टूट गए, अब क्या होगा, इरोजन। अब ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगी। सो वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस बाय मूविंग एजेंट्स, जैसे कि रनिंग वाटर, विंड, आइस एंड सी वेव्स, करेक्ट। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब ये एक जगह से दूसरी जगह को जाने के लिए कुछ तो एजेंट्स होंगे ट्रांसपोर्टेशन के जो इन्हें लेकर जाएंगे। एग्जैक्टली। सो दे आर कैरिड और दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, रिवर्स, ग्लेशियर्स एंड वेव्स ऑफ अदर प्लेसेस, ठीक है, टू अदर प्लेसेस। तो बेसिकली ये सारी चीजें ये इनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगी। और लास्ट है डिपोजिशन। अब टूटी, एक जगह से दूसरी जगह गई, ले जाने में जिसने हेल्प की, और अब ये वहां जाके डिपॉजिट हो गई, बस इतना सा है। सो दीज आर ट्रांसपोर्टेड, द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल इज डिपॉजिटेड इन द न्यू लोकेशन एंड दे मे अकमुलेट टू फॉर्म रॉक्स और द लैंडफॉर्म्स। तो या तो रॉक्स बना देगी या कुछ और लैंडफॉर्म ये बना देंगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्क ऑफ रिवर्स। अब रिवर का क्या काम है इस पूरे प्रोसेस में? तो रनिंग वाटर जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट है डेनुडेशन का, जो चीजों को एक जगह से, जो विदर्ड चीजें हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। इट परफॉर्म्स इरोजन भी करेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी करेगा और नई जगह पर जाके उनको डिपॉजिट भी कर देगा। तो ये सारे काम पानी करता है, ये जो रनिंग वाटर होता है रिवर्स का वो करता है। इसमें मेनली 3 प्रोसेसेस होते हैं, कोरेजन जिसे एब्रेजन भी बुलाते हैं, हाइड्रोलिक एक्शन एंड सॉल्यूशन। तो कोरेजन या फिर एब्रेजन की बात करें तो ये ग्राइंडिंग बाय रिवर्स लोड। तो अब क्या होता है ना कि रिवर जब चलती है ना तो रिवर अपने साथ साथ चीजों को ना इरोड करती जाती है, ठीक है, बात समझ गए। तो जैसे जो रिवर बेड है, रिवर बेड में भी कुछ पत्थर हैं, ये उनको भी घिसती हुई चली जाएगी, है ना, तो उनसे भी इरोजन होगा। जो साइड में है रिवर के वो सारी चीजों को, उन पत्थरों को भी ये घिसती चली जाएगी, तो उन पत्थरों से भी इरोजन होगा। तो बेसिकली ये गहरी करते खुद को, रिवर खुद को गहरा भी करती जाती है और ब्रॉड भी करती जाती है, क्योंकि रिवर बेड पर भी इरोजन हो रहा है और रिवर के साइड्स पर भी इरोजन हो रहा है। तो वर्टिकल और लैटरल दोनों तरह का इरोजन रिवर्स करती है। नाउ द हाइड्रोलिक एक्शन। अब ये जो प्रेशर है ना, जिस प्रेशर से ये पानी चलता है वो खुद में चीजों को इरोड करता जाता है, मतलब इतना तेज प्रेशर होता है। नाउ द सॉल्यूशन। अब पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये कार्बोनिक एसिड जब कुछ रॉक्स के कुछ केमिकल से मिलती है, मिनरल से मिलती है, तो वहां पर भी इरोजन हो जाता है।
आपको बात समझ आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ द स्टेजेस ऑफ द रिवर कोर्स। तो रिवर कोर्स की अगर हम स्टेजेस की बात करें, सो दिस इज द यंग अपर कोर्स, ठीक है। तो अलग अलग कोर्सेज हैं और अलग अलग कोर्सेज को वैसे तो हमने इन्हें जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, लेकिन इस क्लास में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपर या फिर यंग कोर्स की बात करते हैं, मतलब वो कोर्स जो सबसे ऊपर है और सबसे यंग है, मतलब जहां पर पानी बिल्कुल ताजा ताजा है। तो यंग और अपर कोर्स, तो स्टीप स्लोप होती है, स्ट्रॉन्ग कोरोसिव पावर होती है, तो बिल्कुल एकदम वो होता है ना, एक छोटा सा बच्चा, यंग बच्चा, बिल्कुल एनर्जेटिक। तो बिल्कुल यहाँ पर रिवर जो है वो बहुत ही एनर्जेटिक होती है। लैंड फॉर्म्स वी शेप की होती हैं, जॉर्ज, कैनियन, वाटरफॉल, रैपिड्स, कैस्केड्स, ये बहुत ही कॉमन होते हैं। तो ये वो एरियाज हैं जहां पर, मतलब जहां पर वैलीज बनती हैं। बेसिकली जब बारिश होती है तो वो वैलीज को वी शेप की बना देती हैं, और इन एरियाज में रिवर का फ्लो बहुत ज्यादा फास्ट होता है और रिवर्स बहुत एनर्जेटिक होती हैं। नेक्स्ट आते हैं मैच्योर और द मिडल कोर्स। तो अब रिवर्स जो है वो थोड़े प्लेन्स की तरफ जाती हैं, वो थोड़ी मैच्योर हो जाती हैं, तो एनर्जी कम हो जाती है और थोड़ी सी शांत हो जाती हैं। जेंटल स्लोप होती है, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन करती है, और लेटरल इरोजन होता है, मतलब साइड से इरोजन करती हैं और ब्रॉड करती जाती हैं अपने कोर्स को। सो लैंड फॉर्म्स जैसे कि फ्लड प्लेन्स बनाना, मीएंडर्स बनाना, या फिर ऑक्सबो बनाना। तो ऑक्सबो मतलब जैसे मीएंडर्स का मतलब है, मेंडर्स मतलब कि एक एस शेप का ऐसे कर्व बना देना, उसे हम मेंडर्स बुलाते हैं। और दूसरा है ऑक्सबो लेक। तो बेसिकली इसी मेंडर से थोड़ा सा अलग होकर ना साइड में एक लेक बना लेना, दैट इज ऑक्सबो लेक। बात समझ आ गई? नेक्स्ट इज द ओल्ड लोअर कोर्स, जो जेंटल स्लोप और डेपोजिशन डोमिनेट करता है। तो बेसिकली अब जो हमारी रिवर है ना, अब वो रिटायर हो चुकी है और अब वो बिल्कुल शांत और बिल्कुल थकी हुई सी रहती है। सो लैंड फॉर्म्स जो बनते हैं, दे आर डेल्टाज एंड एस्चुरीज। तो ये डेल्टाज और एस्चुरीज में क्या डिफरेंस होता है? तो डेल्टा बेसिकली एक सेडिमेंट होता है माउथ पे, द माउथ पे ना सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं किसी भी लैंड फॉर्म के, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये डेल्टाज होते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है। दूसरे हैं एस्चुरीज। तो अब क्या है कि रिवर जो है वो नैरोली ओपन हो रही है इनटू द सी, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज एस्चुरीज, करेक्ट। तो जैसे इसमें पुवर है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पुवर इन केरला, पुवर एस्चुरी इन केरला, correct. So these are the different courses of river and this is how they flow. तो अब अगर आप देखोगे तो लैंड फॉर्म्स अपर कोर्स में है वी शेप्ड, जिसमें वर्टिकल इरोजन हो रहा है सॉफ्ट रॉक्स का, तो वर्टिकल इरोजन हो रहा है तो वी शेप की वैली बन रही है। जॉर्ज, जहां पर डीप नैरो वैलीज बन रही हैं विद स्टीप साइड्स, तो डीप नैरो वैली है और साइड्स उसकी स्टीप है, जैसे कि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, काली, गंगटकी इन हिमालयाज। नाउ कैनियन, कैनियन लार्ज और स्टीप साइडेड होते हैं, फ्लैट बॉटम्ड वैलीज होती हैं, एग्जाम्पल ग्रेट कैनियन इन यूएसए। तो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है। नाउ द अपर कोर्स में बाकी आते हैं वाटरफॉल्स, मतलब एकदम पानी जो है वो सडनली ड्रॉप हो रहा है ऑफ द रिवर, जैसे कि नाइग्रा फॉल्स और जॉग फॉल्स, राइट? आइसलैंड में स्कोगा फॉल्स। नाउ द रैपिड्स, रैपिड्स भी ऐसे होता है कि अनइवन सा ना बेड होता है रिवर का, सो अनइवन बेड ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक्स, और यहाँ पर जो फ्लो होता है रिवर का वो बहुत ही टर्बुलेंट होता है। नाउ कैस्केड, सो सीरीज ऑफ रैपिड्स होते हैं और वो स्टेप्ड वाटरफॉल्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे रैपिड्स होते हैं और फिर वाटरफॉल्स आते हैं, सो दैट इज द कैस्केड। नेक्स्ट इज द मिडल कोर्स। तो मिडल कोर्स में आते हैं फ्लड प्लेन्स। अब सेडिमेंट्स जो है, अब रिवर फ्लो कर रही है, वो धीरे धीरे अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती जा रही है आफ्टर द फ्लड्स, एग्जाम्पल इंडस गंगा प्लेन्स में। दूसरे हैं मीएंडर्स, जो एस शेप के रिवर बेंड्स होते हैं और ये लैटरल इरोजन की, अब क्या होता है कि ये लैटरली इरोड कर रहे हैं अपनी साइड्स को, राइट? तो ये ऐसे एस शेप के ऐसे कर्व्स बने होते हैं, जैसे कि बैरक रिवर इन असम। नाउ द ऑक्सबो लेक, तो मैंने जैसे अभी बताया था कि ये मेंडर से कट ऑफ हो जाते हैं एंड फॉर्म अ क्रेसेंट शेप की कोई लेक, जैसे कि वनंथला लेक इन केरला, करेक्ट।
आगे बढ़ते हैं लोअर कोर्स के लैंडफॉर्म्स पे। फर्स्ट इज डेल्टास। तो इनके बीच में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डिफरेंस आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टास एंड एस्चुरीज, तो आपको पता होना चाहिए। डेल्टास ट्रायंगुलर डिपॉजिट्स होते हैं रिवर के माउथ पर। तो रिवर का जो माउथ है वहां पर आपको ऐसे ट्रायंगुलर डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। सो फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ फाइन सेडिमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज आर डेवलप्ड। तो यहाँ से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज डेवलप होती हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। नेक्स्ट इज एस्चुरीज, जो कि एक फनल शेप्ड रिवर माउथ है ऑफ द रॉकी टेरेन, और यहाँ पर ना कम ही लोड होता है, जैसे कि पुवार एस्चुरी है केरला में, बागा क्रीक है गोवा में। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। मतलब एक नैरो सी ओपनिंग होती है और उस नैरो सी ओपनिंग से अब ये रिवर पानी में मिल रही है। करेक्ट। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वर्क ऑफ विंड। उससे पहले मैं एक समरी देती हूं आपको अबाउट द वर्क ऑफ रिवर्स। तो देखो, जो रिवर का वर्क है ना, ये जो पूरी जर्नी है ना रिवर की, ये एकदम फिल्मी स्टाइल की है। जब ये माउंटेन्स में है तो ये एकदम बिंदास हीरो, एकदम यंग हीरो की तरह ना एक्शन कर रही है और इरोजन कर रही है। वहीं पर जब ये मिडिल कोर्स में आती है तो अब ये प्लेन्स में आके अब थोड़ा शांत हो जाती है और ये फैमिली मैन टाइप बन जाती है, एकदम मीएंडियर्स बनाना शुरू कर देती है। जब ये और लोअर कोर्स में आती है तो अब ये एक रिटायर्ड इंसान की तरह हो जाती है, बिल्कुल शांत, बस काम है डिपॉजिट करने वाला। सो दीज आर द 3 courses of the rivers and how they cause erosion, withering and denudation. Correct? चलो आगे बढ़ते हैं। Now we will be talking about the work of wind. Work of wind, so wind में wind करती है erosion, transportation और deposition। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है उन एरियाज में जहां पर पेड़ और हिल्स नहीं होते हैं। मतलब हम एरिड और सेमी एरिड रीजन्स की बात कर रहे हैं, which lacks ट्रीज एंड हिल्स। तो जो विंड की स्पीड होती है ना, वो कहीं ब्लॉक नहीं होती और वो बहुत तेज चलती है विंड। सो ड्राई एंड लूज सॉइल होती है जो कि इजीली ब्लो हो जाए, मतलब वो चीजों को इजीली उड़ाकर ले जाए। सो डिफ्लेक्टेशन और टू ब्लो अवे, तो यहाँ पर क्या होता है, देयर इज पिकिंग अप एंड ब्लोइंग अवे लूज पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड डस्ट। तो यहाँ पर जो सैंड के लूज पार्टिकल्स हैं वो हवा के साथ उठते हैं, ब्लो होते हैं और वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। लीड्स टू द रिमूवल ऑफ फाइन मटेरियल, तो यहाँ पर फाइन मटेरियल को भी रिमूव कर दिया जाता है। लीव्स बिहाइंड द स्टोनी डेजर्ट्स, ठीक है, तो स्टोनी डेजर्ट मिलते हैं। कॉमन इन ड्राई डेजर्ट्स, प्लोड फील्ड्स, एलोवियल सॉइल विद स्पार्स वेजिटेशन, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द एब्रेशन, दैट इज द स्क्रैपिंग ऑफ। अब हम क्या करते हैं कि ये जो विंड ड्रिवन पार्टिकल्स होते हैं ना, ये रॉक्स के सरफेस को स्ट्राइक करते हैं, उनके ऊपर उनको स्कार करते हैं, पॉलिश करते हैं, ग्राइंड करते हैं और यहाँ पर अंडर कटिंग हो जाती है रॉक्स की। दे प्रोड्यूसेस डेजर्ट फीचर्स, जैसे कि यहाँ पर मशरूम रॉक्स बनते हैं, रॉक पेडेस्टल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये किसके फीचर्स हैं, ये किसकी वजह से बनते हैं, ये एब्रेशंस की वजह से बनते हैं। सैंडस्टॉर्म्स रिवील विंड्स ट्रांसपोर्टिंग पावर, एग्जाम्पल डस्ट फ्रॉम सहारा यूरोप, ब्लड रेन इन इटली एंड डिपॉजिट्स ऑन स्विस ग्लेशियर्स। कभी कभी ये एब्रेशंस पूरे जोन के, पूरे एरिया के क्लाइमेट को बदल के रख देते हैं। जैसे कि यूरोप से, मतलब सहारा रीजन से डस्ट चली, हवा के साथ डस्ट चली और वो जाके इटली में डिपॉजिट हो गई और इटली में इसे ब्लड रेन कहा जाता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। द नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर कोर्स और फाइन पार्टिकल्स को ले जाया जाता है। कोर्स पार्टिकल्स दे आर कैरिड टू द शॉर्ट डिस्टेंसेस, बड़े होते हैं तो छोटे डिस्टेंसेस तक ही ट्रैवल कर पाते हैं। वहीं पर फाइन पार्टिकल्स क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो ये ज्यादा लंबे डिस्टेंसेस तक ट्रैवल हो पाते हैं और ये डस्ट स्टॉर्म्स लेकर आते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द विंड डेपोजिशन, तो फाइन डस्ट पार्टिकल्स ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस बिफोर सेटलिंग और ये लैंड और सी में कहीं पर भी डिपॉजिट होते हैं। क्रिएट्स डिस्टिंक्टिव लैंडफॉर्म्स, तो ये अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बना देते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड इरोजन, तो किस तरह के लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं जब विंड के थ्रू इरोजन होता है। विंड इरोजन क्रिएट्स डिस्टिंक्टिव डेजर्ट फीचर्स, तो ये कुछ डिस्टिंक्टिव डेजर्ट फीचर्स बना देते हैं। जैसे कि 2 मेजर फॉर्म्स हैं
मशरूम रॉक्स और रॉक पेडिस्टल्स। तो ये देखो, ये ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ मशरूम जैसा है, एग्जैक्टली ऐसे फीचर्स बना देती हैं विंड्स। दूसरा है डिफ्लेटेशन हॉलोज, तो आगे पढ़ेंगे इनको। सबसे पहले है मशरूम रॉक्स और द रॉक पेडिस्टल्स। तो ये ड्राई और एरिड रीजन्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो होता क्या है कि विंड के साथ जब विंड तेज चलती है ना, तो जो सॉफ्ट वाले पोर्शंस होते हैं या जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं वो इरोड हो जाती हैं और बाकी जो हार्ड रॉक है वो वैसी की वैसी बच जाती हैं। कई बार क्या होता है कि नीचे से रॉक बहुत ज्यादा इरोड हो जाती है और सिर्फ ऊपर एक छत जैसी बच जाती है जो मशरूम जैसी अपीयरेंस देती है। सो विंड इरोड्स द बेस ऑफ द प्रोजेक्टिंग रॉक मोर देन द टॉप, तो फिर वो मशरूम बनता है। लीड्स टू आइसोलेटेड हार्ड रॉक बोल्डर्स स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग्स। द शेप रिजेंबल्स अ मशरूम और इसे डेजर्ट मशरूम या फिर रॉक पेडिस्टल्स भी बुलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ द डिफ्लेटेशन हॉलोज। तो डिफ्लेटेशन हॉलोज में द विंड ब्लोज अवे अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, तो जितना भी अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है उसको ब्लो करके ले जाती हैं। फॉर्म्स लार्ज डिप्रेशंस, और ये ज्यादातर नॉन माउंटेनियस रीजन्स में ही देखने को मिलते हैं। और कई बार क्या करते हैं, ये रेन वाटर को टेम्परेरीली कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में इनसे पानी इवेपोरेट हो रहा होता है। एग्जाम्पल, 5 डिप्रेशंस इन इजिप्ट 130 फीट बिलो द सी लेवल। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हैं जैसे ग्रेट डस्ट बोल यूएसए, वास्ट एरिया स्ट्रिप्ड ऑफ वेजिटेशन एंड सॉइल ब्लोन अवे, राइट। तो बेसिकली ग्रेट डस्ट बॉल है यूएसए में, जहां पर बहुत सारे एरियाज हैं वो ऐसे ही मतलब स्ट्रिप्ड वेजिटेशन जहां पर देखी जाती है और सॉइल जो है वहां से उड़ चुकी है बाकी जगह से। ग्रेट डस्ट बॉल यूएसए में है, जहां पर पहले तो वहां पर खेती होती थी, लेकिन बारिश ना होने की वजह से और खेती ना होने की वजह से अब ये पूरी की पूरी सैंड जो सॉइल थी वो ड्राई हो गई। फिर क्या हुआ, डस्ट स्टॉर्म्स चलने लगे और ये सारी की सारी मिट्टी उड़कर दूसरी जगह चली गई और इस वजह से यहाँ के लोगों को माइग्रेट भी करना पड़ा। तो ये एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है यहाँ का। तो आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स तो आप सबको पता ही है, छोटी छोटी हिल्स होती हैं सैंड की जो विंड के डिपोजिशन की वजह से बनती हैं। शेप डिपेंड्स ऑन द विंड डायरेक्शन एंड द सैंड सप्लाई। अब इनकी कोई एक परफेक्ट या फिर एक कोई सिमिलर मतलब कोई एक शेप नहीं होती है, डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन से हवा आई है, डिपेंड करता है कि सैंड की सप्लाई कितनी आई है, उस हिसाब से सैंड ड्यून्स बनेंगे। विंडवर्ड साइड में जेंटल स्लोप होती है, मतलब जिस तरफ से विंड आती है वहां पर स्लोप काफी जेंटल होती है, लेकिन जो लीवर्ड साइड होती है वहां पर फ्लिप फेस होता है, मतलब जो उसका फ्लिप फेस होता है वो काफी स्टीप देखा जाता है, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पर तो विंड आ रही है यहाँ से, तो फिर भी मिट्टी उड़ती जा रही है, जो इसकी दूसरी साइड है वहां पर हवा नहीं आ रही है, तो इसलिए ये ज्यादा स्टीप होती है। करेक्ट। नेक्स्ट, another common type of the dune is some common type of dunes are the Barkhan dunes और Barchan dunes। तो ये crescent shape के होते हैं with horns pointing downwind। They are formed by sand accumulation against obstacles. So windward side is equal to the convex and the gentle slope। तो windward side जो है वो ऐसे convex shape होगी और gentle होगी, right? विंडवर्ड साइड ऐसे कॉन्वेक्स होती है और जेंटल होती है, वहीं पर लीवर्ड कॉनकेव होती है, मतलब ये वाली कॉनकेव यहाँ पर केव बनी होती है, राइट, और ये स्टीप होती है। आगे बात करते हैं बार्चन ड्यून्स में, ये कहाँ पर होते हैं। सो दे आर फाउंड इन बेसिकली डेजर्ट, जैसे कि सहारा और तुर्किस्तान में। दे कैन थ्रेटन द ओएसिस बाय एडवांसिंग फॉरवर्ड। तो ये ओएसिस को भी थ्रेटन करती हैं। कैसे करती हैं? सबसे पहले कि ओएसिस होते क्या हैं, हमने पढ़ा है ओएसिस कुछ ऐसे ना ग्रीन पैचेस होते हैं डेजर्ट्स में, जहां पर थोड़े बहुत पेड़ होते हैं और क्योंकि उनके नीचे अंडरग्राउंड वाटर की सप्लाई होती है, तो वहां पर छोटे छोटे ओएसिस बन जाते हैं। अब होता क्या है कि जब तेज हवा चलती है और ये सैंड ड्यून्स आगे की तरफ को शिफ्ट होते हैं, तो इससे खतरा होता है, क्योंकि मिट्टी इतनी ज्यादा होती है, तो इससे ओएसिस के ढकने का खतरा होता है। तो इसीलिए सैंड ड्यून्स की वजह से ओएसिस डेंजर में होते हैं। नेक्स्ट इज सेफ और द लॉन्गिट्यूडनल
ड्यून्स। तो ये लॉन्ग नैरो रिजेस होते हैं, जैसे ये देख रहे हो ना, लॉन्ग नैरो रिजेस होते हैं सैंड के लाइंग पैरेलल टू द विंड डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में विंड चलती है उसी डायरेक्शन में ऐसे पैरेलल से ड्यून्स बन जाते हैं। दे मे एक्सटेंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, ठीक है, इनकी मतलब इनकी जो लेंथ है, इनकी जो डिस्टेंस है वो 100 माइल्स तक होता है। एंड दे कैन रीच हाइट्स ओवर 200 फीट। तो ये 200 फीट तक की हाइट, इतनी ऊंचाई पर रह सकते हैं, समझ गए। सो दीज आर द ड्यून्स। अब बात करते हैं, ये क्रेस्ट लाइन होते हैं ऑल्टरनेट बिटवीन पीक्स एंड सैडल्स। तो मतलब एक पीक होगी फिर ऐसे सैडल होगा। सैडल क्या होता है? सैडल आपको पता है ना, ऐसे होता है सैडल बेसिकली। तो यहाँ पीक होगी, यहाँ भी पीक होगी, बीच में थोड़ा प्लेन होगा, फिर आगे फिर से पीक होगी, फिर प्लेन, पीक होगी, फिर प्लेन, राइट। सो दीज आर फाउंड इन सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट एंड द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो हमने पढ़ा है ना ऑस्ट्रेलिया हम देखे ना वेस्ट पार्ट में, क्योंकि बारिश नहीं होती है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट है। So this was all from our today's chapter. I hope आपको withering, denudation, अलग अलग एजेंट्स, अलग अलग टाइप सब कुछ समझ आ गया है। तो इस चैप्टर में अगेन एग्जाम्पल्स का याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बाकी चीजें तो अगर आप पढ़ोगे ना और पॉइंट्स को रिवाइज करते रहोगे तो आपको याद हो जाएंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। So this was all. And now I will meet you in the next session. Till then you all take care, and as you all know, learner हम मतलब free है पर best है।